प्रदेश के क्या आप भी IRCTC के ऑनलाइन वेब अकाउंट के तहत रेलवे की टिकट की बुकिंग कराते हैं और आपका IRCTC का अकाउंट आधार के साथ लिंक नहीं है? तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि आज यानी 5 जनवरी से सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक अगर आपका आधार लिंक आपके IRCTC के ऑनलाइन टिकटिंग अकाउंट के साथ नहीं है तो आप टिकट बुक नहीं करा सकते, खासतौर पर उन ट्रेन के लिए जिनकी बुकिंग आज ही खुली है। गौरतलब है कि जब भी कोई ट्रेन चलती है उससे 60 दिन पहले रिजर्वेशन बुकिंग ऑनलाइन तरीके से और ऑफलाइन तरीके से खुल जाती है, और रिजर्वेशन बुकिंग में जो पहला दिन रहेगा वो उन्हीं अकाउंट के लिए रहेगा जो IRCTC के तहत ऑनलाइन बुकिंग कराना चाहते हैं रेलवे की और आधार और अपने आधार को अपने अकाउंट के साथ लिंक करवा चुके हैं। कैमरा सहयोगी राकेश तिंगरावत के साथ राहुल डबास, न्यूज़ स्टेट दिल्ली। देश में बढ़ता प्रदूषण चिंता का विषय बन गया है। ऐसे में लगातार ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए गोरखपुर में भी बड़ा काम हो रहा है। यानी कि गोरखपुर और वाराणसी मिलकर किस तरीके से हाइड्रोजन से ट्रेन का संचालन किया जाए, इस पर मंथन हो रहा है। और जो अभी तक रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार आने वाले कुछ सालों में ही ये पूरी जो भूमिका है वो जमीन पर भी नजर आएगी। यानी कि जहां एक तरफ IIT BHU ग्रीन हाइड्रोजन के जरिए ट्रेन का संचालन करने जा रहा है, वहीं हाइड्रोजन को किस तरीके से बनाया जाए वेस्ट मटेरियल से, उस पर गोरखपुर में काम हो रहा है। यानी कुछ समय बाद ही अब हाइड्रोजन से ट्रेन का संचालन होता हुआ दिखाई देगा, जिसकी शुरुआत गोरखपुर से वाराणसी तक की जाएगी। यानी कि न सिर्फ इससे किरायों में भी कमी आएगी, क्योंकि लगभग
20% जो खर्चा है वो बचेगा। दूसरी तरफ इससे कोई प्रदूषण नहीं फैलेगा, जो अब तक सबसे राहत देने वाली बात है। तो ये एक बड़ा बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, जो जल्द ही जमीन पर उतरता हुआ दिखाई देगा। दिल्ली दंगे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए 7 आरोपियों में से 5 को जमानत दे दी है, जबकि उमर खालिद और शरजील इमाम को जेल में ही रहना होगा और 1 साल से पहले वो अपनी जमानत याचिका के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते। इसके पीछे कई दलील है। पहला तो ये कि 2020 में दंगा हुआ था, उस दंगों के कई ऐसे चश्मदीद है, आई विटनेस है जिनका अभी तक गवाही नहीं हुई है, जो पुलिस प्रोटेक्शन में है, और ऐसे में जबकि सबकी गवाही संपूर्ण नहीं हो जाती, तब तक इन दोनों को जमानत नहीं दी जा सकती। अगर जमानत के लिए अप्लाई करनी है तो वाया प्रोसेस आना होगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी आरोपियों को न्याय मूर्ति एक नजर से नहीं देख सकते, क्योंकि न्याय ये कहता है कि समदृष्टि और विषम व्यवहार। इसका अर्थ ये हुआ कि 2 शरजील इमाम और उसके साथी उमर खालिद ऐसे हैं जो मुख्य साजिश करता है, और इन दोनों ने ही मास्टरमाइंड के तौर पर पूरी प्लानिंग की थी, और बाकी 5 जो आरोपी है वो इनके सहयोगकर्ता के तौर पर है। लिहाजा उन्हें इस आधार पर, इस दलील के आधार पर जमानत दी गई कि 5 साल से ये मामला लंबित है और वो जेल में है। एंटी-सीएए प्रोटेस्ट शाहीन बाग में हो रहा था, तो 18 किलोमीटर दूर किस तरीके से साजिश के तहत देश में बढ़ते इलेक्ट्रिकल वाहन को देखते हुए केंद्र सरकार अब बैटरी ट्रैकिंग के सिस्टम को लागू करने जा रही है। दरअसल बैटरी खरीदने के दौरान अब अपना आधार कार्ड जैसी एक आईडी जनरेट की जाएगी और बैटरी खरीदने वाले का नाम पता नोट किया जाएगा। जब किसी भी गाड़ी में बैटरी लगाई जाएगी उस समय भी उसकी ट्रैकिंग होगी और जब गाड़ी से उतारकर उस बैटरी को बेचा जाएगा किसी दूसरे व्यक्ति को तो भी आधार कार्ड से उसको ट्रैक किया जाएगा और बैटरी डिस्पोजल होने तक उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि आने वाले समय में गाड़ियों से निकलने वाली बैटरी कहीं प्रदूषण को बढ़ावा देने में कारगर साबित ना हो। इसलिए केंद्र सरकार अब बैटरियों की ट्रैकिंग को लेकर नई कार्य योजना बनानी शुरू कर दी और इसको लेकर जल्द ही माना जा रहा है कि आदेश जारी किया जाएगा कि बैटरी को डिस्पोजल होने तक ट्रैक किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, दिल्ली।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है वीपीएन पे कुछ दिन पहले जो है बैन लगाई गई है। अगर देखा जाएगा कि इस वीपीएन को जो है गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था, जिस तरीके से इस जो आतंकवादी है वो इस वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन कश्मीर घाटी में पूरी तरीके से इस पर जो है बैन लगाई गई है। अगर देखा जाएगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने अलग अलग जगहों पे जो है नाके लगाए गए हैं, बाज़ाब्ता तौर पर जो व्यक्तियों का है उनके फ़ोन चेक कर रहे हैं कि उनके फ़ोन के अंदर जो है वीपीएन ऐप जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल, अगर किसी को यहाँ पे है तो उसको बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पे एफआईआर और सख्त से सख्त जो कड़ी है वो यहाँ पे अपनाई जा रही है। लेकिन अगर देखा जाएगा कि जम्मू में कुछ जिलों में भी इस वीपीएन पे जो है बैन लगाई गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है 700 लोगों का लिस्ट बनाया गया है, जो कि 700 सस्पेक्टेड लोग हैं। उन पे बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस को शक है कि ये लोग शायद इस वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे थे, शायद इनका कांटेक्ट जो है पाकिस्तान, तुर्की, बांग्लादेश के साथ शायद हो सकता है। तो उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पे जो है कार्रवाई की जा रही है। एक लिस्ट बनाया गया है जम्मू कश्मीर पुलिस ने और बाज़ाब्ता तौर पर इस पे जो है बैन लगाई गई है इस वीपीएन पे। और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है अलग अलग जगहों पे जो है अब अनाउंस कर रहे हैं कि इस वीपीएन का इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि ये वीपीएन जो है इसको गलत तरीके से जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। खालिद डार, न्यूज़ स्टेट, श्रीनगर। उत्तर प्रदेश सरकार ने 72,679 पदों पर सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए भर्ती निकाली है और इस भर्ती प्रक्रिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से 3 वर्ष की छूट दी गई है, जो सभी वर्गों के लिए है। दरअसल लगातार इस बात की मांग उठ रही थी कि सिपाही भर्ती परीक्षा में काफी वक्त लग गया, लिहाजा 3 वर्ष की इसमें छूट मिलनी चाहिए और सभी वर्ग के लोगों को ये छूट मिलनी चाहिए। जो लोग पिछले लंबे समय से तैयारी कर रहे थे वो भर्ती ना आ पाने की वजह से वो ओवर एज हो गए, लिहाजा इस पूरे मामले में कम से कम 3 साल की छूट दी जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी मांग को समझा और जो परीक्षा होनी है, भर्ती परीक्षा, उसमें उत्तर प्रदेश के युवाओं को 3 साल की जो उम्र सीमा है उसमें छूट देकर एक विशेष मौका दिया है, ताकि उत्तर प्रदेश में जो सरकारी नौकरियां लोगों को मिल रही हैं उसमें वो भाग ले सके, भर्ती परीक्षा में भाग ले सके और परीक्षा उत्तीर्ण करके सरकारी नौकरी पा सकें। लखनऊ से उदय दीपराना के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। यह धमकी संगीत सोम के सरकारी CUC मोबाइल नंबर पर कॉल और मैसेज के माध्यम से दी गई है। धमकी बांग्ला भाषा में दिए जाने की बात सामने आने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। संगीत सोम ने बताया कि आज सवेरे करीब 8 बजे उनके CUC नंबर पर एक कॉल आया। कॉल करने वाला व्यक्ति बांग्ला भाषा में बात कर रहा था। इसके कुछ देर बाद ही उसी नंबर से उनके मोबाइल पर एक मैसेज भी आया जो पूरी तरह से बांग्ला भाषा में लिखा हुआ था। जब इस मैसेज का ट्रांसलेट कराया गया तो पता चला कि उसमें संगीत सोम को जान से मारने की धमकी, बम से उड़ाने और भारतीय न्यूज चैनल को निशाना बनाने की धमकी दी गई है। इसके साथ ही मैसेज में संगीत सोम के लिए अत्यंत अभद्र और आपत्तिजनक शब्दों का भी प्रयोग किया गया था। धमकी की गंभीरता को देखते हुए संगीत सोम ने तत्काल इस पूरे मामले की जानकारी प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों को दी। उन्होंने धमकी देने वाले नंबर की पूरी डिटेल संबंधित अधिकारियों को सौंप दी है, ताकि आरोपी की पहचान और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। पुलिस और साइबर सेल के द्वारा मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है। टेलीफोनिक बातचीत के दौरान संगीत सोम ने बताया कि वह इस पूरे प्रकरण को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के संज्ञान में भी लाने जा रहे हैं, ताकि मामले की उच्च स्तरीय जांच हो सके। आपको यह भी जानना जरूरी है कि संगीत सोम इससे पहले अभिनेता शाहरुख खान को लेकर दिए गए अपने बयान को लेकर भी देश भर में चर्चा का विषय रहे हैं। उन्होंने शाहरुख खान को गद्दार बताया था। यह बयान उस समय सामने आया जब शाहरुख खान की IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर ने बांग्लादेशी क्रिकेटर रहमान को टीम में शामिल किया था। इस बयान को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थी। वहीं देश के कई हिस्सों में संगीत सोम के बयान का समर्थन भी किया गया था। फिलहाल धमकी को गंभीरता से लेते हुए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई हैं। मेरठ से अरुण सागर। प्रोटीन युक्त कप सिरप की कालाबाजारी के बाद पूरा मामला जब सामने आया तो FSDA विभाग ने लाइसेंस
जारी करने की शर्तों में बड़ा बदलाव किया है। इसके पीछे एफएसडीए का मकसद ये है कि किसी भी तरीके से इस तरह का अवैध कारोबार करने वाले किसी भी स्थिति में एफएसडीए से लाइसेंस ना प्राप्त कर सकें। इसके लिए लाइसेंस प्रक्रिया को काफी जटिल बना दिया गया है। अब किसी भी व्यक्ति को अगर लाइसेंस लेना है यही नहीं, जिन व्यक्तियों को लाइसेंस दिया जाएगा उनकी पूरी फाइनेंशियल कंडीशन भी देखी जाएगी और इसी के आधार पर उनको दवा के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। प्रक्रिया काफी सख्त कर दी गई ताकि इस तरह के मामले दोबारा सामने न आए। लखनऊ से उदय परान्ना के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ 8 उत्तर प्रदेश। नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग में 51 बिल्डर परियोजनाओं को लेकर एक अहम फैसला लिया है। इन परियोजनाओं पर तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए का प्राधिकरण का बकाया है, जिसके चलते 10,000 से ज़्यादा घर खरीदारों की रजिस्ट्री नहीं हो पाई है। प्राधिकरण ने ऐसे तमाम बिल्डरों को पैसा जमा करने के लिए अमिताभ कांत समिति की सिफारिश को दोबारा से लागू कर दिया है। इस सिफारिश के मुताबिक कुल बकाया का 25% अगर बिल्डर पैसा जमा करते हैं तो उन प्रोजेक्ट की रजिस्ट्री होनी शुरू हो जाएगी। साथ ही पार्ट में इंस्टॉलमेंट में पैसा दे सकेंगे। एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, सेक्टर 75 में मौजूद हूँ। मेरे पीछे जो आप बोर्ड देख रहे हैं, इसी तरीके से तमाम जो बकायेदार बिल्डर हैं जो डिफाल्टर सूची में आ गए थे, उन बिल्डरों के सामने बकाये का बोर्ड लगाया गया ताकि आम लोग इस बोर्ड को देखने के बाद इन परियोजनाओं में फ्लैट या दुकानों की खरीद फरोख्त ना करें, क्योंकि बकाया होने के चलते तमाम जो बिक्री और खरीदारी है उस पर प्राधिकरण द्वारा रोक लगा दी गई है। किसी भी व्यक्ति की रजिस्ट्री नहीं हो रही है और 10,000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं नोएडा के अंदर जिन्होंने बिल्डरों को पूरा पैसा दे दिया है, रजिस्ट्री के स्टाम्प तक दे चुके हैं, लेकिन बिल्डर पर क्योंकि प्राधिकरण का बकाया है तो बकाया होने के चलते प्राधिकरण की तरफ से रजिस्ट्री पर रोक लगाई गई है। ऐसे तमाम खरीदारों को फ्लैट पर मालिकाना हक देने के लिए प्रदेश सरकार की पहल पर अमिताभ कांत समिति की सिफारिश को दोबारा से लागू कर दिया गया है। पहले भी इसको लागू किया गया था, लेकिन ज़्यादा बिल्डरों ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब दोबारा से लोगों की रजिस्ट्री हो और प्राधिकरण का बकाया वसूल कर लिया जाए, उसको लेकर ये कवायद शुरू कर दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट नोएडा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए लोगों को सचेत किया है। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश पुलिस और कोई भी सुरक्षा एजेंसी किसी को डिजिटल तौर पर गिरफ्तार नहीं करती और ना ही उससे कोई पूछताछ करती है। सोशल मीडिया के ज़माने में आपको सावधान रहना होगा और किसी को अपनी निजी खातों की जानकारी नहीं देनी होगी। यही नहीं, आपको जो OTP है वो भी शेयर नहीं करना है। खास करके जो बुजुर्ग हैं अब उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से लगातार डिजिटल अरेस्ट की जो खबरें थी वो सामने आ रही थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक संदेश के जरिए उत्तर प्रदेश के लोगों को इससे अलर्ट रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनने से पहले एक साइबर थाना था, अब सभी 75 जनपदों में साइबर थाने बना दिए गए हैं, जिनकी जिम्मेदारी है किस तरह के फ्रॉडों पर कार्रवाई करें। हालांकि इसमें बहुत सख्त कानून की भी आवश्यकता है ताकि ऐसे अपराधियों को जो लोगों की गाड़ी कबाड़ी उड़ा रहे हैं उनके खिलाफ विशेष अभियान चलाकर उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। लखनऊ से उदय दीपुराना के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ 8 उत्तर प्रदेश। कोहरे और ठंड ने ट्रेनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया है। अधिकतर ट्रेनें विलंब से चल रही हैं। कोहरे के कारण सबसे पहले प्राथमिकता दी जा रही है कि यात्री सुरक्षित यात्रा करें। कोहरे में सावधानी से ट्रेन संचालन हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होती है, तो उसी हिसाब से हमने अपने जो लोको पायलट्स हैं, असिस्टेंट लोको पायलट्स हैं, गार्ड्स हैं, उनको हमने इंस्ट्रक्ट किया है कि सबसे पहले सावधानी
हैं हम वाराणसी के प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। यहाँ पर यात्रियों की भीड़ है, तो दूसरी तरफ आपको जो प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल खाली नजर आएंगे रेलवे लाइन, क्योंकि कोई भी ट्रेन इस समय अपने समय पर नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि कोहरे के कारण जो आउट स्क्वाड है वहां पर लगातार कोहरा बना हुआ है और इससे ट्रेनों की रफ्तार जो है वो काफ़ी धीमी हो गई है। इस समय आप दूसरी तरफ देखिए कि इस तरीके से यात्रियों का जो सैलाब है वो वाराणसी के रेलवे स्टेशन पर उमड़ा हुआ है। लगातार लोग लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने ट्रेनों के लिए, जिससे उनको गंतव्य तक पहुंचना है। देखिए एक लंबी कतार जो है यहाँ पर लगी हुई है। ट्रैक पर जो है ट्रेन दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए जो प्लेटफॉर्म पर यात्री हैं वो लगातार इंतजार कर रहे हैं ट्रेनों का। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। एक अलग से एक एक्ट बनाया था, उसकी नियमावली भी जारी हो गई है। उसमें ये प्लान किया गया है कि जो भी हमारी सड़कें हैं उसमें उनका एक मैपिंग किया जाए, डिजिटल मैपिंग किया जाए सारी सड़कों का। शुरुआत करेंगे हम स्टेट हाईवे से, उसके बाद आगे बढ़ाते हुए हम विलेज रोड तक जाएंगे। मैं सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह। संभल में सुबह 4 बजे ही बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा डीएम और एसपी की मौजूदगी में बिजली छापेमारी की कार्रवाई की गई है। संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के द्वारा बताया कि सुरक्षा को लेकर 8 थानों का पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद था। ड्रोन कैमरे से और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही थी। तो जिस तरह से संभल में लगातार अवैध कब्जों की बात की जाए तो लगातार संभल प्रशासन की तरफ से विकास के साथ सत्यपाल यादव। महिलाओं में सेल्फी की सनक इस कदर बढ़ गई है वर्तमान में। ताज़ा मामला बागेश्वर जिला मुख्यालय का है, जहां मेरे ठीक सामने देख सकते हैं नगर पालिका तो मेले की तैयारियां चल रही हैं, तो वहां पर महिलाएं सेल्फी के लिए पहुंच रही उतर रही हैं। ऐसा एक हादसा सामने आया है जिसमें एक छोटा सरयू नदी में बच्चा डूबते हुए बचा हुआ है, जिसे हालांकि स्थानीय लोगों ने बचा लिया गया। और यह वही निर्माणाधीन पुल है अस्थायी मेले का, जिस पर कार्य चल रहा था। हालांकि प्रशासन ने भी सख्त तौर पर हिदायत दी है और वहाँ पर पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई हुई है ताकि कोई इस तरह की घटना सामने न आए दोबारा। मानसी मीडिया न्यूज़ स्टेट बागेश्वर। प्रयागराज की सनातन परंपरा की प्रतीक पंचकोशी भंडारे का आयोजन होगा। माघ मेला प्रशासन को इस परिक्रमा के आयोजन में यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मिली है। संगम में गंगा पूजन के बाद साधु संतों का समूह अक्षयवट और आदि शंकर विमान मंडपम मंदिर गया। बड़े हनुमान जी का साधु संतों ने दर्शन किया।
और उसके बाद आज पहले दिन की परिक्रमा का समापन हो गया। ये परिक्रमा अभी 4 दिन और चलेगी और उसके बाद आखिरकार पूरी तरह से इस परिक्रमा का समापन होगा। तो ये सनातन परंपरा की प्रतीक परंपरा है, इसकी शुरुआत हुई है और इसको लेकर के साधु संतों में एक अलग तरह का उत्साह दिखाई दिया। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। पूर्वांचल में ठंड का प्रकोप जारी है। लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो वहीं कोहरा भी दिखाई दे रहा है। ठंड और कोहरे ने जनजीवन को काफी हद तक अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसम वैज्ञानिक मानते हैं कि अभी फिलहाल ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का असर है कि ठंड जनवरी के आसपास तक फिलहाल ठंड से कोई निजात मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।